There is an unfortunate controversy over India's pacer Mohammad Shami. The nation is very proud of his achievements. He's the record holder Indian pacer. He's currently on tour for the Champions Trophy in Dubai. But one image of India's pace star sipping perhaps an energy drink during the match in Dubai, and that too against Australia, that India won, and he had a stellar role to perform in that victory. It's triggered a rebuke from Islamic clerics criticizing Mohammad Shami for being Muslim, for being fit, for playing and not observing Roza or a fast during the holy month of Ramzan. A Muslim cleric has claimed that the cricketer has sinned. He said it's not any sin, it's gunah-e-azim, or a very severe or a very serious sin, by sipping water or an energy drink despite being fit and fit enough to play. He says if you're fit enough to play a match, you should be fit enough to keep a roza. Now, speaking to India today, Mohammad Shami's brother, he's condemned this disgraceful, and these are his words, not mine, disgraceful comment of the Maulana. He's clarified that a bowler who's playing for the country, and he says the country is supreme, a bowler who's playing for his mulk cannot be expected to keep a fast during matches, and especially when he's expected to bowl 10 very crucial overs, and that too with such a long run-up in these matches. Mohammad Shami's brother also urged people to understand it's not easy in those circumstances, and he's not the only one. There is massive condemnation coming the Islamic clerics' way for trying to take on Mohammad Shami. There are many who say it's being done only for cheap publicity. अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोजा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा, जबकि रोजा रखना उनके ऊपर फर्ज और वाजिब है। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नजर में ये मुजरिम है। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे के ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। चीप पब्लिसिटी के लिए किया गया है, और रोज़ा हर इंसान के ऊपर वाजिब है, और हर शख्स रोज़ा रखता है। हर शख्स जो बालिग है उसके ऊपर रोज़ा वाजिब है, और इस्लाम मज़हब में जबर नहीं है। इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है। आप ज़बरदस्ती किसी को रोज़ा नहीं रखवा सकते। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जहाँ ज़बरदस्ती है वहाँ मज़हब नहीं है, जहाँ मज़हब है वहाँ ज़बरदस्ती नहीं है। मैच नहीं खेलते हैं तो रमज़ान रखते हैं, जो अपना फ़र्ज़ वो अदा करते हैं। और ये भी जो रमज़ान इनके जैसे मैच के दौरान छूटते हैं तो इनको भी बाद में वो रख लेते हैं। अच्छा, जो अभी छूट रहे हैं वो आप बाद में रख लेते हैं? जैसे खेल है जिस दिन उस दिन रमज़ान का छूटता है तो वो बाद में इसको रख लेते हैं। जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि जब वो जिस खेलने के कारण अगर वो रमजान छूटते हैं तो बाद में रखते हैं, आप उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे उन क्लरिक्स को जो इस तरीके की बातें शमी को लेकर? खिलाड़ी के लिए सबको समझना चाहिए ये चीज कि देश के लिए खेलना है। कोई भी लड़का है जो देश के लिए खेल रहा है और इतने ग्राउंड पे जाकर उतरता है, कितनी मेहनत होती है सबको पता है, हमें आपको बताने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। और देश की इज्जत के लिए खेलना पड़ता है। देश तो बस पब्लिक क्या चाहती है वो पूरा 100% देने के लिए अगर कुछ चीज करनी पड़ रही है तो उसमें एतराज नहीं करना चाहिए। आपके रिएक्शन क्या है इसके ऊपर, जब अभी एक मुस्लिम क्लरिक आकर बोल रहे हैं कि शमी क्यों रोजा नहीं रख रहे हैं जब मैच हो रहा है? जब इंसान सफर में होता है तो रोजे में उसमें छूट होती है, इंसान वो रोजा बाद में रख सकता है। और ये इमाम साहब को मुझे लगता है कुछ बुक्स पढ़ लेनी चाहिए थी बयान देने से पहले कि इंसान जब सफर में होता है, हम लोगों से ज्यादा इमाम साहब को ज्यादा पता होगा कि जब इंसान सफर में होता है तो रोजे में छूट होती है। इमाम बोल रहे थे कि एक अपराध किया है मोहम्मद शमी ने। नहीं, ऐसा इस्लाम में कोई अपराध नहीं है। मुझे लगता है ऐसे मौलाना जो लोग होते हैं ये सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए सब बयान देते हैं। देखिए, ये बंदे और अल्लाह के बीच का मामला है, इसमें मुल्ला को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना राष्ट्र कर्तव्य निभाने के लिए गए हुए हैं और धर्म हमारा इसकी इजाजत देता है, क्योंकि हमारे दीन में जबरदस्ती नहीं है। और मुल्ला जी कह रहे हैं माफी मांगिए, आपने गुनाह किया है, तो गुनाह तो आपने किया है ये बोलकर, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार नहीं था, आपको दीन के बारे में मालूमात नहीं है, तो इसलिए आपने जब ये बोला
तो अब आपको माफी मांगना चाहिए पूरे देश से, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र का धर्म निभाने के लिए गए हुए हैं और रोजा आकर वो रखेंगे, क्योंकि वो सफर में है। सफर में रोजा रखने की छूट है हमारे दीन इस्लाम में। मोहम्मद सामी इंडिया के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर उनके मन में ऐसा होगा कि मैं रोजा रखूं या फास्टिंग करूं, तो उसके कारण मेरा परफॉर्मेंस 1-2% इधर उधर हो जाए और उसके कारण इंडियन टीम अगर हार जाती है या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो सो नहीं पाएगा, वो जी नहीं पाएगा। वो इंडियन है, हार्डकोर इंडियन है, और उन्होंने इंडियन टीम को बहुत बार जिताया भी है। तो मुझे लगता है कि वो सिचुएशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करते वक्त ये विषय नहीं लाना चाहिए। ये स्पोर्ट्स है और सामाजिक विषय हो, वहां पे धर्म लाने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को अगर आप रोड पे जाके पूछोगे, वो बोलेगा वी आर प्राउड ऑफ मोहम्मद सामी। And I want to bring into this conversation Zeenat Shaukat Ali. She's the founder director of the Wisdom Foundation. Also with me is Badruddin Siddiqui. Mohammad Shami is coach. And I want to go to Badruddin Siddiqui first to try and understand of what Maulana Shahabuddin Razvi is saying. Badruddin Siddiqui साहब, आपने वो शहाबुद्दीन सिद्दीकी साहब की बात सुनी, इस्लामिक स्कॉलर है और वो कहते हैं रोजा रखना चाहिए था और ये गुनाह अजीम है, कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं, उनकी दृष्टि में, उनकी नजर में गुनाह अजीम है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता इससे। और मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा सा नॉलेज ले लेनी चाहिए। मुझे लगता है उन्हें नॉलेज नहीं है इसका मतलब इस्लाम की ज्यादा। तो जो इस्लाम के बारे में वो इतना छोटा शब्द बोल रहे हैं कि गुनाह अजीम है, तो ऐसा कहीं नहीं है। सफर में अगर है बंदा तो रोजा की छूट ही गई है हमारे मजहब में, और वो तो देश के लिए गया हुआ है, देश की लड़ाई लड़ने गया हुआ है वहां पर। तो वहां पे आप ऐसी बात उसके लिए कर रहे हैं, तो आपको इसका मतलब कुछ नॉलेज ही नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है आपको। और आप जो कह रहे हैं, आपके लिए, आपको बड़ा शर्म आनी चाहिए इसके लिए कहने लिए, और इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। बेवकूफी की बात जो कर रहे हैं आप। आपने बिल्कुल सही कहा। और क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो मौलाना साहब की बात सुन ले, जिस पर पूरे देश को खासी नाराजगी भी है और मोहम्मद शमी पर बहुत सम्मान है, बहुत गर्व है उनके इस अचीवमेंट पर। क्योंकि आपसे उसके बारे में भी बात करेंगे, कितना कठिन है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस मैच में 3 विकेट लेना, या उन 4 मैचों में कुल मिलाकर 8 विकेट लेना, ये आंकड़े कितने कठिन है। लेकिन पहले वो मौलाना साहब की बात सुन लेते हैं। अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोजा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा, जबकि रोजा रखना उनके ऊपर फर्ज और वाजिब है। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नजर में ये मुजरिम है। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे के ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। बिफोर आई ब्रिंग इन जीनत शौकत अली, बदरुद्दीन सिद्दीकी साहब, जो आंकड़े हैं और क्रिकेट के वो आंकड़े, एक एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं उस मैच में जिन्होंने स्टीव स्मिथ को आउट किया, कॉनली को आउट किया, मतलब 3 विकेट लिए उस महत्वपूर्ण मैच में। क्या उसमें थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक पीना उसके बिना काम चल सकता था? नहीं चल सकता था ना इस कठिन परिस्थिति में? बिल्कुल नहीं चल सकता था। देखिए, फास्ट बॉलिंग कहना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल काम है। और ऐसी गर्मी में वहां पर आप 140-42 की स्पीड से बॉल डाल रहे हैं, तो पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है आपको। पानी अगर आप नहीं पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे आप में पानी की कमी हो जाएगी, तो फिर आप अगला मैच कैसे खेल पाएंगे? एक ही मैच थोड़ी खेलना है हमें तो पूरे टूर्नामेंट के लिए तैयारी करनी है। टूर्नामेंट की तैयारी करनी है हमें पूरे भाई। और आप ये सोच रहे हैं कि आपने तो कह दिया कि गुनाह अजीम है। भाई आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? आपको किसने हक दे दिया कि आप गुनाह और उसके सवाब का वो बता रहे हैं? भाई आप जरूरी है कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं और आप रोजा रख रहे हैं सारे, तो आपके सारे कबूल हो रहे हैं? आपको ये पता चल गया? तो हो सकता है आप भी गलती कर रहे हो कुछ, कि आपकी कबूलियत ना हो। और उसका जो ये काम है जो वो कर रहा है देश के लिए, हो सकता है अल्लाह को यही पसंद आ जाए, इसी से उसकी बख्शिश हो जाए, उसके गुनाह सारे खत्म हो जाए। कौन जानता है? आपको किसने हक दिया है चीज का? मुझे पूछना है उससे। आप कैसे सजिश करते, कैसे सजिश कर सकते हैं आप किसी चीज? रहिए मेरे साथ जीनत शौकत अली जी भी मेरे साथ है। जीनत शौकत अली जी, धर्म के बारे में आप हम सबसे कितना अधिक जानती हैं इस्लाम के बारे में, और
रियायत तो कई सिचुएशंस में दी गई है। अगर आप मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं, अगर आप यात्रा कर रहे हैं, कई महीनों में रियायत दी गई है। तो आप मौलाना साहब से इत्तेफाक रखती है? डू यू एग्री विद द मौलाना दैट इट्स अ ग्रेव सिन? गुनाहे अजीम इज द टर्मिनोलॉजी apparently that Maulana has used for Mohammad Shami just sipping an energy drink during that very crucial match. I completely disagree with the Maulana. Let me be very, unequivocally clear on this issue. The first thing that Maulana should understand that there is in Islam hukuk al-ibad and hukuk al-nas. Hukuk al-ibad is the prayers, fasting, performing pilgrimage, giving charity. These are between human beings and God. It is a relationship between them and they are answerable only to God. The second part is hukuk al-nas, how you behave with people. So by speaking in such a term, you are giving a complete misunderstanding about Islam. You're completely inverting and converting the issue because Muhammad Shami has gone for an important match. And, therefore, and he is traveling. Also, you see, this kind of rigidity that he is displaying is not part of Islam at all. Fasting is meant for the able-bodied, for people who can fast, and people who can do it, without getting ill. And, and there are certain concessions made when you are traveling. When you are ill, you can make it up later. So these kind of concessions, instead of talking about that, and especially when he has gone to play for the country, it is a kind of a fight to win this battle for us, and we are very proud that he is doing so. And instead of encouraging him to use such words, I think is disgraceful. So, stay with me for a moment. Stay with me for a moment, madam. You think it's disgraceful what the Maulana has said? Sheikh Alimuddin Asadi is a respected Islamic scholar who joins me on the broadcast. Sheikh Alimuddin Sahab, आपने सुना कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा गुनाह है रोजा ना रखना। आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? नहीं, देखिए, रोजे की कंडीशन है। रोज़ा इस्लाम में 5 रुकूनों में से एक रुकून है। अगर कोई जानबूझकर रोज़ा छोड़ता है तो वो उस पर कफ़ारा लाजमी है, यानी वो 60 आदमियों को खाना खिलाएगा कोई रोज़ा छोड़ेगा तो। अगर जानबूझकर छोड़ रहा है तो और भी गुनाह है। लेकिन अगर कोई मुसाफिर है और जो सफ़र कर रहा है, मुसाफिर का मकसद समझते हैं, ट्रेवलिंग कर रहा है कोई शख्स और वो 40 किलोमीटर मील से ज़्यादा दूरी पर है, तो वो रोजा छोड़ सकता है। अच्छा, ऐसी परिस्थिति में जब दुबई में है मोहम्मद शमी और दुबई में ही ठहरे हुए हैं इस समय, लेकिन क्रिकेट मैच है, ऐसी परिस्थिति में मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजवी साहब जो हैं, उनका ये कहना है कि गुनाह अजीम है कि वो फिट हैं, अगर खेलने के लिए फिट हैं तो रोजा रखने के लिए फिट हैं। ये कहना है शहाबुद्दीन साहब का। आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, शहाबुद्दीन रिजवी साहब को शायद मसला मालूम नहीं है। उसके अंदर गुंजाइश है। अगर वो मुसाफिर है, यानी ट्रेवलिंग कर रहा है और 40 मील से दूरी पर है, तो उस पर जो है मसला है हमारे यहाँ। जो मुसाफिर है, जो सफ़र कर रहा है, ट्रेवलिंग कर रहा है, उसको छूट है, लेकिन वो एहतराम करेगा रमज़ान का। अगर उस पर सकत है तो वो रोज़ा रखे, नहीं रखे तो कोई गुनाह अजीम नहीं है। गुनाह अजीम नहीं है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सस्ती लोकप्रियता के लिए है। सस्ती लोकप्रियता के लिए आजकल मौलाना साहब इस तरह की बातें कर दिया करते हैं। नहीं, देखिए, मसला अपनी जगह है। जो हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया और सहाबा इकराम खुलफाए राशिदीन ने जो हदीसों में मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी हैं, उनके अंदर जो मसला है हम उनको मानते हैं, ना कि किसी शहाबुद्दीन को मानते हैं। हम मसले की तह में जाते हैं, मसला समझते हैं, उसके बाद बोलते हैं। अगर जानबूझकर कोई रोज़ा छोड़ता है या बीमारी की हालत में छोड़ता है तो उस पर जो है हमारे यहाँ मसला है कि वो 60 आदमियों का खाना खिलाएगा पेट भरकर, तब उस पर से ये जो है फर्ज अदा हो जाएगा। अगर उसमें सकत है तो फिर खाना खिलाने की नहीं है तो वो 60 रोजे रखेगा एक रोजा छोड़कर। जी, तो आपकी नजर में आपकी नजर में मोहम्मद शमी को 7 रोजे अब रखने होंगे?
नहीं, अगर वो मुसाफिर नहीं है तो ये मोहम्मद शमी की बात नहीं है, ये जनरल बात है, जनरल मुसलमानों के लिए है। अगर मोहम्मद शमी जानबूझकर रोजा छोड़ेगा तो वो गुनाह अजीम है, लेकिन वो मुसाफिर है, मुसाफिर के लिए कुछ गुंजाइश है इस्लाम में। जी, जीनत शौकत अली जी, मुसाफिर है, सफर कर रहा है। जी, जीनत शौकत अली जी, आप क्या कहना चाहेंगी? तो उसके लिए आप कुछ ठीक शेख अलीमुद्दीन असदी जी को आप क्या कहना चाहेंगी? जीनत शौकत अली जी, बिफोर आई ब्रिंग इन द कोच वंस अगेन, जीनत शौकत अली जी। वो जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि यू सी, जब यू सी द थिंग इज कि अल्लाह कुरान शरीफ में बता रहे हैं कि भूख और प्यास की बात सिर्फ नहीं है, रोजा जो है वो अपने पूरे सेंसेस का कंट्रोल है। तो और बुरी बातें करने का है, गुस्से से बात करने का है। तो ये अच्छी बात हुई कि मौलाना साहब ने ऐसी बात कह दी। अपना मुंह खोलने के पहले 10 टाइम इंसान सोचता है कि मैं किसके सामने कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, और इसका इम्प्रेशन लोगों पे क्या हो सकता है। तो यू सी ये सब चीजें जो है वो सोचने की है। और यस, रोजा जो है वो जान के लिए अच्छा है। अल्लाह बोलता है कुरान में कि दिस इज फॉर यू, फॉर योर बेटरमेंट, क्योंकि ये महीने में आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हो, कर सकते हो। कुरान शरीफ नाजिल हुआ है और ये चीजों अच्छी चीजों के हैं, अच्छी बात करो। और अगर आप नहीं रख सकते हैं, आपको तकलीफ है, तो जैसा मौलाना साहब ने कहा कि आप फकीरों को और जरूरतमंदों को खिलाओ, चैरिटी करो, ये महीना उसका है। तो द होल थिंग इज के ये इस किस्म के स्टेटमेंट जो आते हैं और जो हमारे सामने रखे जाते हैं, यू सी नॉन मुस्लिम को ये इम्प्रेशन जाता है कि इस्लाम जो है वो बड़ा ही रिजिड मजहब है। और उसमें लेकिन जिस तरह के बयान ये मौलाना देते हैं, इस तरह के बयान क्यों देते हैं? So for example, this is not the first time, and I want my colleagues to play out those statements again. So there was a Maulana Sajid Rashidi who'd given a statement about the length, the kind of attire that Sania Mirza as a tennis star used to wear. As a sports person, she used to wear a certain attire. So a Maulana had a problem with that, and I want to weigh that. So Maulana Sajid Rashidi in January 2017 said, should not play if you need to drop a burqa. What kind of a statement is that? और अलीम साहब, अब मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगा, जो मौलाना साजिद रशीदी ने कहा था कि सानिया मिर्जा अगर बुर्का में से उनको निकलना पड़े तो उनको खेलना ही नहीं चाहिए, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? अलीमुद्दीन असदी साहब। नहीं, देखिए ये उनका जो है अपना क्या किस वक्त कहा उन्होंने बयान साजिद रशीदी ने, मैंने देखा नहीं है और बगैर देखे मैं बोलता नहीं हूँ। आप जो लेटेस्ट बात है, देखिए ये इनका इनफरादी फैसला होता है। इस्लाम ने जो कह दिया वो आमना सदकना सच है, लेकिन कोई उस पर अमल करे या ना करे वो उसका गुनाह का खुद वो मोतक़िद हो जाता है, वो मुर्तद हो जाता है। लेकिन ये कहना कि सारे इस्लाम में ऐसा है, ऐसा नहीं है। आप नहीं, तो इस तरह के बयान दिए ही क्यों जाते हैं? क्या ये सस्ती लोकप्रियता के लिए है? मिर्जा की बात अलग है। वो अलग कैसे है? वो भी तो एक महिला है। आप शोहरत के लिए बहुत से आन के टीवी पर नजरिया गलत पेश कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए। इस्लाम जिस बात की इजाजत देता है, जो हमारी शरीयत है, जिसको हम हदीस कहते हैं, और कुरान शरीफ हमारे लिए आइन है, इनके अंदर जो बातें हैं वो अमल सदकना हर मुसलमान को माननी है। अगर कोई नहीं मानता तो वो गुनाहगार है, वो उसकी इनफरादी हैसियत है। And for the benefit of our viewers, I want Badruddin Siddiqui, who's Muhammad Shami's coach, to talk about how difficult is it to achieve all that Muhammad Shami has been able to achieve. Badruddin Siddiqui साहब, जो सफलता की सीढ़ी मोहम्मद शमी ने हासिल की है, और मैं सिर्फ इस चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मतलब मोहम्मद शमी की जो तपस्या रही है, क्या इस तरह के बयानों से उनकी तपस्या पर, आप ये देखिए ना, इसी चैंपियंस ट्रॉफी के 4 मैच में 8 विकेट लेना, उनका बेस्ट 5 विकेट लेना 53 रनों के लिए, इकोनॉमी 4.96 होना, ये कितनी कठिन तपस्या है। देखिए, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी तपस्या है और ऐसे ही नहीं मिलती वो, उसके लिए बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं, बहुत टाइम बिताना पड़ता है। और जब तक आप ऐसे एफर्ट नहीं करेंगे तगड़े, तब तक आपको कैसे मिलेगी ऐसी अचीवमेंट। तो ये उनको सोचना चाहिए, ये चीज बारे में जो बोल रहे हैं, उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए ये चीजें कि हम क्या बोल रहे हैं।
और इस्लाम में जो जैसे अभी बता रहे थे भाई साहब कि इस्लाम में बहुत सारी सहूलतें दी हैं हमारे उसमें, कि जैसे कि भाई अगर आपको रोजा जैसे नहीं रखना है, आप सफर में है, वो तो सफर ही में है एक तरह से, भाई वहां पे सफर ही कर रहा है लगातार वो, तो वहां पे तो नमाज भी आप कोई ये है कि भाई आप कम पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फर्ज पढ़ सकते हैं आप, तो बहुत सारी सहूलतें दी गई हैं। लेकिन आपने तो बहुत कह दिया आप कि भाई कुछ सोचा ही नहीं कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा, गुनाह अजीम बता दिया उसको। तो भाई मुझे तो आपकी नॉलेज पे बड़ी सवालिया निशान में आपके नॉलेज पे उठा रहा हूँ कि आपको इसका मतलब मौलाना साहब की नॉलेज पर आप सवालिया निशान उठा रहे हैं, बड़ी बड़ी बात आप कर रहे हैं। एंड जीनत शौकत अली जी, देयर आर मेनी within the ulemas, they are saying, you know, the learned community amongst the Muslims who are saying that perhaps the leadership of the religious community need to look at these मौलानाज who issue such statements कि ये गुनाह अजीम हो गया है अगर रोजे में उन्होंने एनर्जी ड्रिंक पी ली। तो इन मौलानाओं को जो इस तरह के बयान देते हैं, क्या उसकी कोई पड़ताल होनी चाहिए? क्या उनसे पूछा जाना चाहिए कि कैसे ये गुनाह अजीम हो गया और इस तरह के बयान आप क्यों दे रहे हैं? शुड देयर बी सम काइंड ऑफ अ बॉडी दैट आस्क्स देम दीज क्वेश्चंस? Of course there should be. There has to be an interfaith dialogue, you see. They have to collect people from different denominations within Islam and keep these matters, that these kind of statements that are issued are not to be done so without due guidance and due quotations, due study, and to show that, you know, Islam goes to extremes to punish people, or, you know, गुनाह अजीम को छोटी बात नहीं है कह देने के लिए। तो इस किस्म की बातें जो है, यस, एक बॉडी होना चाहिए जो इस किस्म के मौलाना लोग को रेन करे। एंड यू सी, क्योंकि ऐसा है कि नॉन मुस्लिम जो है उनको पता नहीं होता है, एंड दे नॉट सपोज्ड टू नो, यू आर सपोज्ड टू जो इम्पार्टिंग योर नॉलेज। तो ये नॉलेज तो बिल्कुल आपके पास है ही नहीं जो आप इम्पार्ट कर रहे हो, और जो इम्पार्ट कर रहे हो वो गलत चीज है। तो ये इंप्रेशन जो इस्लाम के बारे में और मुसलमानों के बारे में आ जाता है, इट इज डूइंग अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हार्म। You know, such people do a great amount of harm to their own people and to the religion of Islam. बड़ी बात कर रही हैं. That's a big point you're making there. Yes. कि इस तरह के मौलाना इस तरह के बयान से और बदरुद्दीन कोच साहब, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस तरह के मौलाना जो इस तरह का बयान देते हैं वो और नुकसान करते हैं, क्योंकि युवा जो क्रिकेटर होंगे उनको भी लगेगा कि ये किस तरह के बयान दे रहे हैं मौलाना? बिल्कुल, बहुत नुकसान होता है भाई। आप जो बोल के चले जाते हैं, सबको झेलना पड़ता है ये चीजें। तब आपको तो कुछ नॉलेज है नहीं, और आप ये चीजें बोल दी आपने, इलर नॉलेज के बोल दी ये सब चीजें। आप जरा सी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आप बोल रहे हैं और सबको नुकसान उठाना पड़ेगा इसका। तो आपको सोचना चाहिए, आप एक ऐसे ओहदे पे बैठे हैं कि वहां पे आपकी जो भी 4-6 लोग इज्जत करते होंगे वो भी खत्म कर देंगे फिर आपकी इज्जत करना। बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ी बात आप कह रहे हैं। You know, I want our viewers to listen in. It's not just an ordinary cleric. Listen in to what Shahabuddin Rizvi said, which led to this furor within the community also, of course, apart from a nationwide condemnation of such statements. Listen in. इस्लाम ने रोजे को फर्ज करार दिया है और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन कि इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे के ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। इन तमाम चीजों को मोहम्मद शमी को समझना चाहिए। And clearly not many takers for what the controversial Maulana said. To all my guests, many thanks for joining me.
POK back on the front burner. Jaishankar's big POK road. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. Vacate POK ultimatum to Pakistan. Jaishankar war cry triggers debate. Can India reclaim POK? So a Pakistani author and journalist at a Chatham House conversation wanted to put India's External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, on the back foot. He said, I want to make you nervous. I want to ask you a question or words to that effect. And then he said, how will the Kashmir issue be solved? What is India's strategy or words to that effect? Listen into the response of India's External Affairs Minister on the steps that India has taken so far and how the situation in Kashmir can be normalized. So he was speaking about the situation of Kashmir and the steps taken by Government of India. He said step one taken by Government of India was removing Article 370. It restored economic activity. That's not all. Not only did it restore economic activity, brought all of the laws of the rest of the country, it brought justice to all in Jammu and Kashmir. Justice that was being denied to scheduled castes and scheduled tribes across Jammu, Kashmir and in Ladakh. And remember, all those who talk about Article 370 never speak of justice for the scheduled castes and scheduled tribes and OBCs across Jammu and Kashmir and Ladakh. But that's one part of the story. He said the only thing now remains is to bring back Pak-occupied Jammu and Kashmir, and that will be a solution to the problem. Well, look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. आप चाहते हैं हर एक न्यूज पीओके के बारे में हो जाए, तो ये तो सही नहीं है. आई एम नॉट हियर अबाउट पीओके सर, आई एम हियर टू टॉक अबाउट आवर मार्टियर्स. पीओके के अलावा भी कुछ और सवाल पूछिए. टीआरपी के लिए पीओके चलता रहता है आपका. 1994 का संसद का सर्वसम्मति प्रस्ताव है, जिसमें कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा कहा गया है और स्वीकार किया गया है. और 1994 का जो सर्वसम्मति प्रस्ताव है उसका ही सम्मान करते हुए नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई, तो जो डिलिमिटेशन हुआ जम्मू एंड कश्मीर का, उसमें अमित शाह जी ने 114 सीटों में से 24 सीटें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए सुरक्षित की है. ये जो है वो भारत के लोग तो चाहते ही हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो भारत के साथ दिल से है, लेकिन जमीन से भी होना चाहिए. उसके साथ ही साथ जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भी यही चाहते हैं. इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर है जब ये संसद का जो सर्वसम्मति प्रस्ताव है वो हकीकत में बदले. ये जो उस वक्त की जंग हुई थी, ये पीओजेके को रिट्रीव करने के लिए नहीं हुई थी. बहुत एक सुनियोजित ढंग से अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा था और करगिल की उन चोटियों को उन्होंने कब्जे में लिया था. क्या मैं और आप यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे पीओजेके कैसे लाएगा? पीओजेके यहाँ पे ऐसे डिस्कस नहीं किया जाता है और ना होगा. ये जब आना होगा वो आ जाएगा तब. अगर इतना इजी है जम्मू कश्मीर का इशू रिजॉल्व करना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी ये बात सच रहे. लेकिन हकीकत ये है कि इतनी इजी है नहीं जम्मू कश्मीर का मसला कीजिए हो जाए. लेकिन हर एक चीज़ का हल जो है वो बातचीत है, और बातचीत का ही हल जम्मू कश्मीर के हल में. And the Chief Minister of the Union Territory of Jammu and Kashmir, Omar Abdullah, has reacted to External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar's statement on Pakistan should return Pakistan-occupied Kashmir for a solution. Omar Abdullah said, what's stopping or who's stopping the Union government from reclaiming Pak-occupied Jammu and Kashmir? Omar Abdullah says we had a chance to retrieve
POJK during the Kargil war? Why didn't we do it then? Why doesn't the government recover or retrieve POJK now? Also, why doesn't the BJP government talk about reclaiming the Chinese occupied part of Ladakh? Of course, that part of Shaksgam Valley is no longer a part of Jammu and Kashmir. That's a part of Ladakh. And he says, why doesn't the government talk about reclaiming the Shaksgam Valley? Now, let's listen into Omar Abdullah. I'll get you more on this story. एक हिस्सा पाकिस्तान के पास में, उस पे भी आज फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम वापस लेके आएंगे. किसने रोका? मुझे बताइए ना, किसने रोका? हमने कभी कहा कि मत लाओ. जब करगिल का वार हुआ, क्या वापस लाया? वो मौका था ना, लाते. मौका मिल गया था, बहाना था आपके पास. पाकिस्तान ने हमला किया था. अगर लाने का इतना शौक था, उस वक्त लाते. लेकिन उसके साथ साथ जब आप वो नक्शा देखते हो ना जम्मू कश्मीर का, उसमें जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ठीक, लेकिन एक हिस्सा चीन के पास भी है. उसकी बात क्यों नहीं होती? Omar Abdullah incidentally was a part of the Atal Bihari Vajpayee government as Minister of State, first Commerce and then MOS External Affairs, where after the Kargil War in 2001 and that part of 2002. But there's another aspect of this. Just a short while back, Iltija Mufti said, why should we talk about POJK? The question is, every Kashmiri leader, every leader from Jammu and Kashmir and people from across the length and breadth of India must talk about our family, our friends, our people in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, because Pakistan-occupied Jammu and Kashmir is our territory, our people in their illegal custody, and we must talk about their welfare and their plight under Pakistanis. But I want to move on to the other big story. Khalistani goons went on the rampage in the United Kingdom, and there was a breach in the security of India's External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar. It was a big breach while he was in London. That a country, United Kingdom, that talks about rules-based order, that talks about, well, following the rule of law. Is this freedom of expression when somebody is burning the tricolour right in front of the car of the External Affairs Minister, snatching it, trying to tear it up, a breach in his security? So this pro-Khalistani protester tore the tricolour, came eerily close to the External Affairs Minister's vehicle, heckled him. Before the breach was stopped by London police, the Ministry of External Affairs has condemned this, calling it a very serious breach in security, calling it a misuse of democratic freedoms in the United Kingdom. The Ministry of External Affairs has demanded that the government in the United Kingdom live up to diplomatic obligations and take action against such elements. Now, before this breach, the External Affairs Minister, in his conversation, in that Chatham House conversation, he was there. There was a lot of conversation on multiple issues, but a pro-Khalistani mob gathered outside the building, and there was protests and sloganeering. I also want to bring in another big story that we're tracking around India today, and that's the External Affairs Minister responding to the Trump tariff threat. Reacting to Trump's reciprocal tariff threat against all countries, including India, that comes into effect from the 2nd of April, the External Affairs Minister said that the Indian government perhaps could benefit from Trump's approach. And how? He explained that. The External Affairs Minister said Trump's actions were expected. He promised these policies in the run-up to elections. He said that he's surprised that countries were surprised by the action that Donald Trump has taken. He said both India and the United States are working on a bilateral trade agreement. He claimed Trump's views are similar to India on the Quad. There is an understanding, and that everybody is playing their fair share. And that's a direct jibe at the North Atlantic Treaty Organization countries, where Donald Trump has repeatedly hit out at NATO countries for not putting their shoulder to the wheel when it comes to putting in between 2.5 to 3 to maybe more % of their GDP for their own security. He mentioned there is no baggage that India has with the US from the past, and hence the relationship between India and the United States is stronger than ever. I think much of what we have seen and heard over the last few weeks
was to be expected. So I'm a little surprised that people are surprised. Now, that said, is it good for India? In many ways, I would say yes. My Prime Minister was in Washington about 2 weeks ago. I had accompanied him. I was myself there for the presidential inauguration. If one looks, at our own relationship politically, to be very honest with you, we've never had any issues with American presidents, at least in recent times. There's no baggage which we carry or burden that the relationship carries. So we are waiting for Mr. Trump to announce the tariffs, and right now it's not clear what shape the tariffs will take. For example, he says reciprocal tariff. So if he applies the tariffs on, say, apples, because America exports apples to India, India charges 50% tariffs on it, we say, okay, fine, apply, because we don't export apples to you. But he may apply one single tariff on India, disregarding any product differentiation. What criteria he uses to apply these tariffs? Right now that criteria is not clear, and we can be very precise once we know the criteria. And the ongoing tariff war of sorts between the United States and China, there's a strong reaction that's come from the US Defense Secretary Pete Hegseth. He says, and I quote, "We are prepared for war. We are rebuilding our military. We are reestablishing deterrence. We live in a very dangerous world. If we want to deter war with the Chinese or others, we have to be strong. My job as the Secretary of Defense is to make sure we are ready." This follows the Chinese embassy's response to Trump's tariff plan, stating that if the US wants a war, be it a tariff war, a trade war, or any other kind, China is ready to fight to the end. So relationship between the United States and China, you're seeing how the trade tensions are escalating. China maintains defense spending increase at 7.2%. That's a huge story that we bring you now on India Today. China defense spending increase at 7.2% amidst rising geopolitical tensions and this flux in the world. China to raise defense spending in 2025. China says it's firmly to safeguard their national security. China on Wednesday increased its defense spending by 7.2% this year, the same growth rate as it was in the past 2 years, as Beijing seeks to quote, firmly safeguard its national security, unquote. The increased defense budget, well above China's economic growth target for this year of roughly 5%, comes as Western governments, and especially the United States of America, is very clear. The US is increasing its military spending to bolster US security. European Union has announced that it could mobilize as much as 800 billion euros, that's about $41 billion, to shore up not just Europe's security, but also immediate support to Ukraine amidst fears and apprehensions that Russia could mount a full-scale invasion and not just keep it restricted to the military operations or the special operations, as Russia calls it. And when we talk about India-US relations and trade relations, Elon Musk's Tesla is all set to be now on Indian roads. Tesla has signed its first 5-year lease deal in India for a showroom, and it's being set up in the business capital of the country. It's being set up in Mumbai. India Today visited the location in Mumbai where the first Tesla showroom in India is coming up. We bring you more in this India Today exclusive report. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. India may be a trade villain in Donald Trump's eyes.
But that hasn't stopped his influencer-in-chief, Elon Musk, from pushing ahead with his India plans. Weeks after meeting Prime Minister Narendra Modi in Washington, D.C., Musk is accelerating efforts to bring Tesla to India. Business Today TV visited the location in Mumbai where the first Tesla showroom in India will open soon. Tesla has already secured its first place in Mumbai's BKC Bandra Kurla complex at the Mega Max City. This is the premium place in BKC, and BKC is the most expensive commercial real estate in India. And this place is next to the Apple Store in India, which was India's first Apple Store. And there is also car parking space which the company has rented out because it's difficult to find space in BKC. According to a Reuters report, Tesla has signed a 5-year lease starting February 16, 2025 for a 4,000 square foot showroom in BKC. The company will pay a monthly rent of about 32 lakh rupees with a clause fixing a 5% annual increase, amounting to a total of around 22 crore rupees over 5 years. Tesla is also close to finalizing a Delhi showroom in the AeroCity area near the city's airport. Tesla has also been moving ahead with staffing in India, having posted close to 24 mid-level jobs in India since Musk's meeting with Prime Minister Modi. For the past decade, Tesla's entry into India has been blocked by high import duties and the government's demand for local manufacturing. Reports suggest that opening these two showrooms could be a test run before Tesla commits to a full-fledged Make in India move. For now, Tesla cars for India will be imported from its Germany Gigafactory. Despite recent duty cuts, the Tesla Model 3, its cheapest model, could still cost upwards of 35 lakh rupees. With the EV market booming in the country, there is stiff competition the company faces from other players like Hyundai, Maruti Suzuki and Mahindra, etc. And now time will tell whether this premium strategy of Tesla will work in India or not. This is Ridhima signing off for Business Today.